हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें आपको नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। इसके बाद हमने तंत्रिका तंत्र को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि हम मेनली तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसकी संरचना हमने कल देखी थी और इसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने कल देखा था। उनकी वर्किंग्स भी हमने देखी थी कि किस प्रकार से सूचना किसी तंत्रिका कोशिका में ट्रैवल करती है। तो स्टार्टिंग होती है द्रुमिका से, संकेतों को द्रुमिका से रिसीव किया जाता है ना, और उसके बाद वो कोशिका काय से होते हुए, तंत्रिकाक्ष से होते हुए न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। इस पॉइंट तक हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी सूचना है वो इस प्रकार से किसी कोशिका में ट्रांसफ़र होती है या फिर गति करती है। किस रूप में करती है? विद्युत आवेग में। अब इसके आगे देखते हैं कि जब कोशिका के अंतिम सिरे तक सूचना पहुंचा दी जाती है विद्युत आवेग के रूप में, उससे आगे वो कैसे कार्य करती है, उससे आगे वो कैसे चलती है। तो कोशिका के अंतिम सिरे के बाद जो खाली स्थान होता है, कोशिका के अंतिम सिरे के जस्ट बाद दूसरी कोशिका स्थित होती है, हमने ये भी देखा था। लेकिन ये दोनों कोशिकाएं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, इनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। आपकी बुक में इसे सिनेप्टिक दरार के रूप में भी लिखा हुआ है। सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक दरार। ये सिनेप्स क्या है स्टूडेंट्स? अभी मैंने बताया दो कोशिकाएं होंगी, सपोज एक कोशिका दूसरी कोशिका, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, इनके बीच में कुछ खाली स्थान होगा, तो उसी को ही हम सिनेप्स बोलते हैं। दो, यहाँ पर जिस कोशिका की बात हो रही है तंत्रिका कोशिका है ना, या फिर न्यूरॉन लिख लेते हैं। दो न्यूरॉन्स के मध्य रिक्त स्थान, जो खाली जगह होती है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कोशिका के अंतिम सिरे तक जो सूचना है वो विद्युत आवेग के रूप में पहुँचा दी जाती है और उसके बाद वो इस सिनेप्टिक दरार में प्रवेश करेगी। जब विद्युत आवेग इस सिनेप्टिक दरार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक रसायन का विमोचन होता है। तो इसके बाद क्या होगा? हम ये कहते हैं कि विद्युत आवेग रसायन का विमोचन करते हैं, केमिकल का। करते हैं। अब ये रसायन का विमोचन इस खाली स्थान में किया जाता है। अब इस खाली स्थान में फिर दूसरी कोशिका की द्रुमिका से ये विद्युत आवेग फिर उसके अंतिम सिरे तक पहुंचेंगे, फिर दूसरी कोशिका की दरार में या उसके सिनेप्स में, फिर वहाँ पर फिर रसायन का विमोचन किया जाएगा और फिर उसके बाद इसी प्रकार से ये डिफरेंट न्यूरॉन्स में और एक अंग के भीतर इस प्रकार से सिग्नल्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रकार अगली
न्यूरॉन की द्रुमिका, है ना, ये हमने कल डिस्कस करा था, द्रुमिका को तक संकेत पहुंच जाता है। ओके, इसके बाद क्या होगा, फिर से द्रुमिका से फिर वो वैद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट, वैद्युत आवेग से फिर वो सिनेप्स में जाएगा, उस कोशिका के, उस न्यूरॉन के सिनेप्स में, फिर उसके बाद अगली कोशिका में इस प्रकार से ट्रांसफ़र करेगी और अल्टीमेटली पूरे अंग तंत्र से तक ये जानकारी जो होगी पहुंचा दी जाएगी। तो इसमें लास्ट पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं कि इस प्रकार जो ये जानकारी है, जो सिग्नल है, इसे हम पूरे तंत्र कह लीजिए, वहाँ पर इसे पहुंचा दिया जाता है। अंततः यह अल्टीमेटली तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स जो होंगी वो किसके कनेक्शन में होंगी, पेशी कोशिकाओं के। तो पेशी कोशिकाओं या फिर कोई ग्रंथि है, या पेशी कोशिकाओं अथवा ग्रंथि तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो जो संकेत है वो विद्युत आवेग के रूप में अल्टीमेटली जो उससे संबंधित पेशीय कोशिका है वहाँ पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कल हमने देखा था कि न्यूरॉन में किस तरीके से सूचना का प्रसारण हो रहा है और किस तरीके से वैद्युत आवेग के रूप में ये ट्रांसफ़र कर रहा है, और आज हमने देखा वहाँ से फिर अगली कोशिका में और अगली कोशिका से फिर पेशी कोशिकाओं तक ये किस प्रकार से पहुँच रहा है। तो ये सिनेप्स था, ये छोटा सा पार्ट हमारा रह रखा था कल। इसके बाद हमने कुछ ज्ञानेंद्रियों के नाम सुने हैं, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में हमारे मुख्य रूप से आपको पता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा एवं आँख, नाक, कान, त्वचा एवं हमारी जीभ, है ना। तो इन सब का काम क्या है कि सेंस करना, या फिर इनमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे सपोज़ हम अपने नाक की बात करते हैं, तो कोई भी खुशबू है, सुगंध है या दुर्गंध है, इसका पता हम अपनी नाक के थ्रू लगाते हैं। तो जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, सपोज़ हम कह रहे हैं आँख हो गई हमारी, नाक हो गई, ठीक है, कान हो गया। कान का जो आंतरिक वाला भाग है ना, अंदर वाला भाग, आंतरिक कर्ण आदि, ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। ओके, त्वचा और लास्ट वाली जीभ, हमारी जिह्वा टेस्ट के लिए। तो इनमें ग्राही कह लो, या इन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स, लगे होते हैं। तो इनका काम क्या है, सूचना को रिसीव करना, और उसके बाद ये उसे माइंड तक पहुंचाते हैं। और फिर हमें सपोज़, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि नाक से हम कोई सुगंधित खाना है तो हम उसकी खुशबू सूंघते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी का आना वो किस बात पर डिपेंड था कि हमारे नाक में अच्छे खाने की खुशबू गई, है ना। तो नाक में ये ग्राही लगे थे जिन्होंने उस सुगंध को लिया
और उसको फिर तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से तंत्रिका जो तंत्र है वहाँ तक पहुँचाया गया, और बाद में वो जानकारी को हमने इस तरीके से एनालाइज किया हमारे माइंड ने कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना है और उस कारण हमारे मुंह में पानी आने लगा, है ना। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ इसमें ग्राही होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम एक प्रकार की क्रिया देखते हैं, वहाँ पर इस ग्राही का रोल आपको समझ में आएगा कि जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल मैंने कल भी दिया था आपको, जैसे कि किसी गर्म बर्तन से, इसकी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि जैसे किसी गर्म बर्तन से हमारा हाथ स्पर्श हो जाता है या फिर बॉडी का कोई पार्ट टच हो जाता है ना, तो हम अचानक से ही अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स कर लेते हैं, यानी तुरंत से हम वहाँ से अपना हाथ या बॉडी का वो भाग हटा लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो क्रिया होती है उस क्रिया को तो हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया एकदम से, मतलब जो रिफ्लेक्स होगा हमारा वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, है ना। जैसे सपोज़ आप चलते चलते आपके पैर में कोई कंकड़ चुभ जाता है या फिर कोई नुकीली कील चुभ जाए, तो आप तुरंत से अपना पैर क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो वो जो परिवर्तन है, जो हमारा एक्शन है, वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार की क्रिया जब ऐसा कुछ होगा तो इस प्रकार की क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है जो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, पर्यावरण में किसी घटना की, और कल एक शब्द हमने पढ़ा था अनुक्रिया, किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप जो तत्कालिक हमारी जो अचानक क्रिया होती है, अचानक हुई क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया ये हो गई। अचानक रूप से की जाएगी जो क्रिया, पर्यावरण में कोई घटना हुई, उसकी अनुक्रिया हमने करी और उसके फलस्वरूप जो क्रिया अचानक रूप से की गई उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर सूचनाओं का एक पैटर्न होता है। चलिए इसको बात को मैं आपको इसमें समझाता हूँ। प्रतिवर्ती चाप, तो प्रतिवर्ती क्रिया तो हमने समझ ली, जो सडनली एकदम से जो मूवमेंट किया जाएगा वो हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती चाप क्या होगा, इसको ऐसे समझिए कि सपोज़ अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करते हैं कि सपोज़ किसी गर्म बर्तन से हमारी त्वचा, हमारे शरीर का कोई भाग उसके संपर्क में आता है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर मैंने बताया त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है, वहाँ पर ग्राही लगे होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे, वो फिर जानकारी तंत्रिका कोशिका तक पहुँचेगी, तंत्रिका कोशिका अगली तंत्रिका कोशिका, उसके बाद ये उससे संबंधित पेशीय कोशिका में पहुँचाई जाएगी, पेशीय कोशिका से ये मेरुरज्जु से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँचेगी, और फिर मस्तिष्क से इस डिटेल को एनालाइज करने के बाद, इसको समझने के बाद मस्तिष्क से हमारी संबंधित पेशीय कोशिका को, मतलब जैसे त्वचा हाथ टच में है तो हाथ से रिलेटेड जो पेशीय कोशिका है उसको मैसेज दिया जाएगा कि हमको अब हाथ हटाना है। तो ये हो गई थोड़ा लंबी प्रोसेस, है ना, ये थोड़ा एक लंबी प्रोसेस हो गई। इस लंबी प्रोसेस में क्या हो सकता है कि यदि ज़्यादा टाइम लग गया मस्तिष्क तक सूचना पहुँचने में, तो हमारे जो त्वचा है उसको नुकसान हो सकता है ना, वो जल सकती है। अगर ज़्यादा टाइम लग गया ये सूचना पहुंचाने में कि हमको हाथ अपना तुरंत हटाना है, तो उतनी देर में त्वचा को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो कि एकदम से हमें ये चीज़ का एहसास कराए कि हमें अपना हाथ अभी तुरंत हटाना है इससे। तो हमने एक चीज़ देखी कि तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल है वो मिल करके
और पूरे शरीर से होता हुआ फिर मेरु रज्जु में मिलता है और मेरु रज्जु से होकर के ये जाता है मस्तिष्क की ओर। तो मेरु रज्जु इस समय में जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यहाँ पर मेरु रज्जु का रोल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रतिवर्ती चाप में जो संदेश हैं वो मेरु रज्जु तक पहुंचाए जाते हैं, मेरु रज्जु तक। ओके, और उसके बाद मेरु रज्जु से तो आगे ये डिटेल्स जो होंगी मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन इमीडिएट एक्शन के लिए अचानक अगर क्रिया करनी है तो उसके लिए छोटा रास्ता मेरु रज्जु तक तय किया जाता है। तो ये जो रास्ता होगा इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। तो प्रतिवर्ती चाप में हम देखेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे तंत्रिकाएं, जो सारे शरीर से जो तंत्रिका कोशिकाएं आ रही हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं? वो मेरु रज्जु में मिलती हैं, मेरु रज्जु में मिलती हैं। ठीक, तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में मिलती हैं और इसके बाद जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो इसी मेरु रज्जु से होता है। तो प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप जो रिलेटेड होता है वो इसी मेरु रज्जु से रिलेटेड होता है। ओके, वहाँ पर जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होगा वो मेरु रज्जु से होकर होगा। और हालांकि मेरु रज्जु लास्ट में अंततः ये मस्तिष्क में जाकर के ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो तंत्रिकाएं होंगी वो मेरु रज्जु में जाकर मिलेंगी और वहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, ना कि मस्तिष्क से, क्योंकि वो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा। तो हम एक छोटे रास्ते को फॉलो करेंगे उस टाइम। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रतिवर्ती चाप, तो अभी हम सपोज यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म वस्तु है और इस गर्म वस्तु के संपर्क में आया हमारा हाथ। ठीक है, तो गर्म वस्तु के संपर्क में हाथ आने से हमारे हाथ में जो हाथ की जो त्वचा होगी, आपको पता है ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें क्या लगे होंगे? ग्राही लगे होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे। तो इनको एहसास होगा किसका? ऊष्मा का, है ना, गर्मी का। तो त्वचा का काम यही तो है, महसूस करना है कि गर्मी या तापमान में जो भी टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये सूचना आगे फॉरवर्ड की जाएगी तंत्रिका कोशिका तक, है ना, और वहाँ से सारी तंत्रिकाएं, आपको पता है कि सारी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में जाकर मिलती हैं। तो प्रतिवर्ती चाप के केस में और मेरु रज्जु से ये फिर मस्तिष्क के लिए जाती है। लेकिन हमारा काम क्या हो जाएगा? अब मेरु रज्जु से सिग्नल्स ट्रांसफ़र करना स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर संबंधित पेशीय कोशिका को, हाथ है ना, तो हाथ की पेशी कोशिका को फिर मैसेज दिया जाएगा कि अब हमें अपना हाथ यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो ये एक पूरा जो प्रोसीजर है इसे ही हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
तो ये चीज़ समझ में आई। इसको दोबारा समझते हैं कि कोई गर्म वस्तु, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल है, इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं इनको आप खुद से कंसिडर कर सकते हैं इसी हिसाब से कि सपोज़ कोई गर्म वस्तु है, उसके संपर्क में हमारा हाथ आता है। हमारे हाथ में कैसे हमको पता लगेगा कि वो वस्तु गर्म है? क्योंकि हमारे हाथ की जो हमारी जो त्वचा है उसमें ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि तापमान में परिवर्तन का पता लगाते हैं। तो हमें पता लगा कि ये वस्तु गर्म है। ये जानकारी तंत्रिका कोशिका के द्वारा तंत्रिका मेरुरज्जु तक पहुंचाई गई और बाद में जानकारी मस्तिष्क तक भी जाएगी। लेकिन मेरुरज्जु से पेशीय कोशिका को ये आदेश दिया जाता है कि संबंधित पेशी को, संबंधित जो अंग है उसको तुरंत उस जगह से हटा लिया जाए, तो हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ओके, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये इससे रिलेटेड, हमारा तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड ये प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मानव का मस्तिष्क। तो हमें देखना है कि मानव का मस्तिष्क पहले तो क्या क्या कार्य करता है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग कौन से कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका नामांकित चित्र दिखा पाऊँ। पहले हम आज उसके बारे में समझते हैं कि मानव मस्तिष्क होता क्या है। मानव मस्तिष्क, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है वो एक तरीके से हम उसे दिमाग शब्द यूज़ करते हैं उसके लिए। तो बुद्धि का जो भी प्रयोग किया जाता है वो उसके द्वारा किया जाता है ना। इसके अलावा जो समझने की जानकारी होती है ना, ये सारी जानकारियाँ मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। यदि हम इस चैप्टर के बेसिस पे बात करें नियंत्रण एवं समन्वय पे, तो नियंत्रण तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड है कि हमें उन पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन समन्वय के लिए यदि हमको उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, यदि विभिन्न बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना है, तो उसके लिए मानव मस्तिष्क जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम इसे एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है ये एक तरीके से समन्वय का केंद्र है। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वो मानव मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हम इसी को ही लिख लेते हैं। यह समन्वय का केंद्र है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद मानव मस्तिष्क से रिलेटेड एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रतिवर्ती क्रिया में जो मेरुरज्जु है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूचना की जानकारी को थोड़ा और तेज़ी से प्रसारित करने के लिए, है ना। तो मेरुरज्जु के बाद वो जानकारी कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क में पहुँचती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिला करके जो तंत्र बनता है उसे ही हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। इसके अलावा हमें एक बात और भी डिफाइन यहाँ पे समझनी है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो
मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। तो मानव मस्तिष्क को हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, तीन भागों में बांट दिया है, जिसमें कि सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो लास्ट वाला पार्ट है, जो पीछे की तरफ हमारे दिमाग का पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है, उसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। इसके अलावा इन तीनों भागों के अंदर भी पार्ट्स आते हैं जिनका कि काम होता है हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ ऐच्छिक क्रियाएं और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं, माइंड के डिफरेंट पार्ट्स किस किस क्रिया को कंट्रोल करते हैं, किस क्रिया से संबंधित हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आपको जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं तो उन्हें आप रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ करने के लिए आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा कर के ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। उससे संबंधित जो जानकारी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे समझेंगे कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और ये किस किस क्रिया से संबंधित होते हैं। इसके बाद हम पादपों में समन्वय को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू वेरी मच।